नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग डेली की डेली 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे साइंस के, तो आज भी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन। और जो लोग वीडियो पे नए जुड़ रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला अगर एक ही ऑप्शन की बात करें तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, तो यही आपका असत्य हो जाएगा। वी है कि पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, तो ये एकदम सही बात है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, तो यह भी आपकी सही बात हो जाएगी। तो इस तरह आपका ऑप्शन गलत दे रखा है, तो वो है ए। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के पॉइंट। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है आपकी, एक तरफ पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे ये दे रखा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा कि आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका प्रायः ये आकार में छोटी होती हैं, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। सेकेंड है कि सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, तो ये आपको याद रखना है। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर हम लोग। और पादप रसधानी या रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका बहुत छोटी या अस्थायी होती है। तो इस तरह आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि लवक पाए जाते हैं इसमें और इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं, तो ये 4 पॉइंट में आपको डिफरेंस ये अलग से याद करना है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। तो यहाँ पे बताना आपका क्या आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लसिका। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है और इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। तो ये आपका इसका काम याद रखना है, क्या हो जाएंगे इसके वर्क। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन गलत है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि अर्धसूत्र 2 चरणों में होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। और अगला है कि अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो यही आपका गलत दे रखा है। अर्धसूत्री के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ये आपका सही दे रखा है। और जनन ग्रंथि में अर्धसूत्र युग्म के उत्पादन के लिए होता है, ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए ये भी सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन वी ये गलत हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन ये जनन कोशिकाओं में होता है और यह निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला हो जाएगा अर्धसूत्री फर्स्ट हो जाएगा और अर्धसूत्री सेकेंड, ये रहा आपका दूसरा। तो अर्धसूत्री के परिणाम सूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिकी विविधता होती है।
और इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये आपको ये पॉइंट अलग से याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि किसको हम लोग कोशिका का मास्टर कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिक। तो नाभिक को हम लोग कोशिका का मास्टर कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है और नाभिक के डीएनए को ब्लूप्रिंटिंग के अवयव अपने ही समाहित रखता है, अपने में ही समाहित ये रखता है। तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग आपका पूछा गया है। तो यह आपका होता है नाभिक ही, ये आपका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो निम्न यहाँ पे दिया है कि नाभिक में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है और नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन या कारखाना कहा जाता है। यहाँ पे तो यहाँ पे कोशिका का प्रोटीन कारखाना, इन 4 ऑप्शन में किसको हम लोग कहते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो हम लोग पहले ही, इससे पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं आप जाके। तो इसमें हम लोग कल पढ़ा था, ये हो जाएगा आपका राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को हम लोग कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है और जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसलिए किस लिए, तो इसे हम लोग प्रोटीन, कोशिका की प्रोटीन कहते हैं। ये आपको अलग से नोट डाउन कर लेना है पॉइंट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि ऐसा कोशिकांग जो केवल पशु कोशिकांग के कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका लाइसोसोम, ये आपका सिर्फ और सिर्फ कोशिकांग केवल ये पशु कोशिका में पाया जाता है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है और इसकी खोज वर्ष 1955 में डी दुबे ने की थी और इसका प्रमुख कार्य कोशा में एंडोसाइटोटिक्स के द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इसी कारण से आत्मघाती थैली भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये सिर्फ केवल समसूत्रण ये आपका सेल ये हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके पॉइंट की ओर। और इसकी क्या हो जाएंगे पॉइंट। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है और इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कई कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई सतत कोशिकाएं बनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो यह आपकी न्यूरॉन हो जाएगी सबसे बड़ी कोशिका।
तो आइए इसके हम लोग पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये आपकी न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो यह आपका होता है जल। तो जल यह अत्यधिक मात्रा में होने वाला एक अणु है। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पे कोशिका यह सजीव शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और कोशिका के भीतर निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएंगी आपकी जैसे केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, गाल्जी काय और कणाभ सूत्र, अंतर्द्रव्य जालिका और गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम और लवक। तो इस प्रकार की ये आपकी संरचनाएं पाई जाती हैं। और जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग आपकी 80% और प्रोटीन 15%, वसाएं जो होती हैं ये 3%, कार्बोहाइड्रेट ये आपका 1% और अकार्बनिक लवण ये आपके 1% होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि जो कोशिका का सिद्धांत है तो किस पर लागू नहीं होता है। तो यह आपके विषाणुओं पे लागू नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। पॉइंट समझते हैं इसके हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। और पहली बार जो रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने 1855 में यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। उन्होंने स्लाइडेन और स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर एक नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। और सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, ये इन्होंने 2 पॉइंट दिए। और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थिति कोशिकाओं से बनी होती हैं, तो यह इन्होंने 2 पॉइंट दिए। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग ऊपर। और अकोशिकीय जीव जैसे आपके वायरस, वायराइड और प्रोसंक पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे टेबल दी गई है, इसको मिलान करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे लाइसोसोम, तो इसको बोलते हैं हम लोग आत्मघाती थैली, इसका हो जाएगा सी। और डीएनए यह आपका एक गुणसूत्र होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये आपकी एक पावर हाउस होती है। तो इस तरह आपको ये मैचिंग कराना है। जैसे हम लोग पहले की बात करें तो पहले का सी पे, तो पहले का मिलान सी पे, ये 2 ऑप्शन बाहर हो गए। इनका ए पर है और इसका भी बी पर है, तो ये ऑप्शन 2 बाहर हो गए। यहाँ पे रहे आपके सी यहाँ पे, सी यहाँ पे पहले का, तो 2 ऑप्शन है। सेकंड उठाते हैं यहाँ से, सेकंड का वी पे है, तो सेकंड का यहाँ पे ए है, ये बाहर हो गया, ऑप्शन वी इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक सेल दी गई है, तो इसमें आपको बताना है कि जो आपका ये कोशिका पादप में ये कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे ये चित्र दिया गया है और ये रहे आपके ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़ में ये पाई जाती है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे व्याख्या आपकी हो जाएगी कि जो चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप के जड़ों में
पाई जाती है और कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली हो जाएगी आपकी यूकैरियोटिक, सेकंड आपकी हो जाएगी प्रोकैरियोटिक। और यह पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पादप कोशिकाओं में मौजूद तो किसकी मात्रा संकलन के लिए, यहाँ पे लिखा गया है कि संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती हैं। तो पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा को संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती हैं? यह आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा जल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जल ये होता है, यही आपको सुलभ बना देता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आइए हम लोग इसके पॉइंट की देखते हैं। तो यहाँ पे पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती हैं। तो ये हो जाएंगे आपके पॉइंट। और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ से आपको बताना है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पे क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है इसके पॉइंट? पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों के शरीर में जैसी कई मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है। तो इस तरह आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो आपको बताना है कि जो पादप हैं इनमें कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। यही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं। ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या? तो यहाँ पे पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, और पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती हैं जिनके मध्य लैमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। यह आपके इसका काम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो यह आपको बताना है किसके आपके होते हैं। तो यह आपके लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट? तो कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। इसमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आवंद कोशिकांगों को
सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये कहाँ होती है? तो यह आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ये होती है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं क्या हो जाएंगे। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिनमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो आपको बताना है कि जो अपशिष्ट उत्पाद हैं, ये पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो यह आपके रसधारियों में यह संचित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा। आइए हम लोग पॉइंट समझते हैं इसके। तो अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है और रसधानी यह जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यह पाई जाने वाली एक रचना है। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं और कभी कभी एक रिस रिक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। तो यह आपको पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है कि पर्णहरित क्लोरोफिल यह वर्धक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि जो पर्णहरित वर्धक है यह कोशिका के किस घटक में मौजूद होता है। तो यह आपके हरित लवक में यह मौजूद होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पॉइंट समझते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो हरित लवक पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित क्लोरोफिल यह वर्धकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जैंथोफिल तथा कैरोटीन वर्धक भी पाए जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि कोशिकांग जो केवल पादपों में पाए जाते हैं वह आपके होते हैं लवक यह आपके केवल पादपों में पाए जाते हैं। आइए हम लोग इसके पॉइंट समझते हैं। तो लवक केवल पादपों में यह पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा हरित लवक, सेकंड आपका हो जाएगा अवर्णी लवक, थर्ड आपका हो जाएगा वर्णी लवक। और माइटोकॉन्ड्रिया पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं। तो इस तरह आपको ये याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। तो पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो आपको बताना है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। आइए हम लोग पॉइंट देखते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है। यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो इस तरह आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा यह क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो ये जो आपको आकृति दी गई है इसमें आपको बताना है जो अपशिष्ट उत्पाद होता है तो इस आकृति में कहाँ पे दिखाई पादप कोशिका में हम लोग अपशिष्ट पदार्थ पा सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे बात करें, ये पहला ये यहाँ पे ये दे रखा है, सेकंड ये यहाँ पे दे रखा है, थर्ड आपका यहाँ पे दे रखा है और फोर्थ आपका ये यहाँ पे दे रखा है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नहीं इसके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो फोर्थ ये वाला नंबर है, तो यही आपका जो यहाँ पे होता है, इसी जगह आपको मिल जाएगा अवशिष्ट उत्पाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अवशिष्ट उत्पाद, जो आपका तीर फोर्थ द्वारा दिखाए गए क्षेत्र रसधानी जलिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे जो तीर दिखाया गया है, यहाँ पे ये वाली जगह पे, यहाँ पे ये एकत्रित होता है यहाँ पे। तो इस तरह आपको याद रखना है। आज के कंप्लीट होते हैं आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के। और दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।